नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गुप्तकाल के अध्ययन के दौरान हम समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम बातचीत को संपादित करते हैं समुद्रगुप्त की। और जो मुख्य विषय शेष हैं समुद्रगुप्त के बारे में वो है एक तो समुद्रगुप्त की नीतियाँ और समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले समुद्रगुप्त की नीतियाँ। देखिए, भारत का एक रफ सा मैप। इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन सी नीतियाँ किन के खिलाफ इस्तेमाल की। हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति में हमने समुद्रगुप्त की विशाल विजयों के बारे में बात की थी। उत्तर के राज्यों, दक्षिण के राज्यों, आठविक राज्यों, सीमांत राज्यों, विदेशियों के प्रति, तो वो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह की यूज़ की गई वो यहाँ पर डिस्कशन में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की विजयों के बारे में। उत्तर भारत की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में यदि हम देखें तो 13वीं और 14वीं पंक्ति के अंदर हमें उत्तर भारत की या आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है। और इन आर्यावर्त के राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई उसे प्रसभोद्धरण की नीति कहा गया। प्रसभोद्धरण की नीति। प्रसभोद्धरण का मतलब क्या होता है? समूल नष्ट करना। प्रसभोद्धरण की नीति का मतलब क्या है? समूल नष्ट करने की नीति। ठीक है। और समूल नष्ट करने की नीति क्यों अपनाई जाएगी, तो यहाँ ये बात डिस्कशन लायक है। देखिए, भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो आक्रमण कहीं ना कहीं थल मार्ग से उत्तर पश्चिम की साइड से हुए। ठीक है। और अगर आप उत्तर पश्चिम से आक्रमणों की श्रृंखला देखेंगे, जितने भी विदेशी आए हैं, चाहे वो कुषाण हो चाहे वो मुगल हो, सारे उत्तर पश्चिम की तरफ से आए हैं। तो यहाँ पर यदि आप एक संयोजित, एक संगठित शासन व्यवस्था नहीं बनाकर रखते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास के सभी राजाओं को पूरी तरह कंट्रोल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए जो नीति अपनानी पड़ेगी वो होगी प्रसभोद्धरण, अर्थात समूल नष्ट करने की नीति। क्योंकि यहाँ पर यदि कोई राजा बच गया तो वो विदेशी राज्यों को मदद कर सकता है। ठीक है, ये समझें कि विदेशी राज्यों को मदद कर सकता है। इसलिए उत्तर भारत के लिए, आर्यावर्त के लिए जो नीति होगी वो कौन सी होगी? वो होगी प्रसभोद्धरण, अर्थात समूल नष्ट करने की नीति। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं और 20वीं पंक्ति के अंदर हमको उल्लेख मिलता है दक्षिण विजय का। और दक्षिण विजय पर इन्होंने जो नीति अपनाई है, दक्षिण में जो नीति अपनाई है उसे कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। और ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या है? पहले ग्रहण करेंगे फिर मुक्त कर देंगे, अर्थात अनुग्रह कर देंगे। ठीक है। पहले जीत लेंगे, उसके बाद उनको मुक्त कर देंगे और अनुग्रह कर देंगे। अनुग्रह माने कृपा कर देंगे। ठीक है। ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या केवल समुद्रगुप्त ने अपनाई और क्यों अपनाई? देखिए, वही डिस्कशन। जब यहाँ से इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं तो नर्मदा के दक्षिण में आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, यातायात संचार के साधन उस समय नहीं है। ऐसी स्थिति में आप दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के बारे में नहीं सोच सकते और आपके पास विकल्प यही है कि आप इन राज्यों को एक बार पराजित कर दीजिए और फिर इनसे कह दीजिए कि आप रेगुलरली टैक्स दीजिए। क्या मिलेगा? यहाँ से टैक्स मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में सोना भी निकलता है, धन धान्य से संपन्न क्षेत्र रहा है। तो यहाँ से टैक्स मिलने की वजह से ही गुप्त साम्राज्य अपने आप में इतना रिच था, इतना अमीर था। तो बहुत सिंपल सा है कि दक्षिण के राज्यों के प्रति आप कौन सी नीति अपनाएंगे? ग्रहण मोक्षानुग्रह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नीति को बाद में फॉलो किसने किया? आपको याद होगा
हम लोग खूब इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक है जिसने दक्षिण में बहुत दूरी तक विजय प्राप्त की। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने इन विजयों को प्राप्त किया तो वो डिस्कस करते हैं अपने मंत्रियों से, बातचीत होती है कि क्या किया जा सकता है, अब क्या करें, क्या वो दक्षिण तक अपने साम्राज्य को लगातार स्थापित रख पाएगा। जबकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ऐसी स्थिति में पिछले इतिहास से, अतीत से सीखने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अतीत से सीखने का प्रयास किया और इंटरेस्टिंग ये कि इसी नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। ठीक है, क्योंकि पहला वो शासक, मौर्य काल के बाद पहला वो शासक जिसने दक्षिण तक इतनी विजय प्राप्त की है वो समुद्रगुप्त है, और इसी समुद्रगुप्त की नीति को अपनाएगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई कहाँ पर, दक्षिण भारत में। ठीक है, थर्ड स्टेप पर चलते हैं। और थर्ड स्टेप की विजय हमने आपको बताई थी कि 21वीं पंक्ति के अंदर आर्यावर्त की दूसरी विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। तो निश्चित सी बात है कि आर्यावर्त की दूसरी विजय में भी वही नीति अपनाई जाने वाली है, कौन सी, समूल नष्ट करने की, प्रसवोद्धरण की नीति। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथे स्टेप पर। और चौथे स्टेप पर हमने आपसे बात की थी कि 21वीं पंक्ति में ही हमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने आठविक राज्यों को पराजित किया। 21वीं पंक्ति में ही क्या मिलता है कि आठविक राज्यों को पराजित किया। और आठविक राज्यों का मतलब क्या है, वन प्रदेश के राज्य। और इन वन प्रदेश के जो राज्य, इनका मैंने आपको बताया था कि आठविक राज्य जो हैं वो उस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कुछ ऐसे राज्य थे, गाजीपुर से जबलपुर के बीच में, जो आठविक राज्य कहलाए। इनके खिलाफ जो नीति अपनाई गई वो थी परिचारिकीकृत, इसका मतलब सेवक बनाना। कौन सी नीति अपनाई गई, इनको बना लिया सेवक। ठीक है, वन प्रदेश वालों के पास बहुत ज़्यादा धन आदि तो रहा नहीं होगा, इस वजह से इनको क्या बना लिया गया, सेवक बना लिया गया। लॉजिकली समझना है कि इनको सेवक बना लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप पर। पांचवी विजयों का जो क्रम प्रयाग प्रशस्ति में हमने पढ़ा वो थी प्रत्यंत विजय, या जिसे हम कहते हैं प्रत्यंत विजय, या सीमा प्रांत या सीमांत राज्य जो थे उनकी विजयों का, जिसका उल्लेख हमें 22वीं पंक्ति में प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में हमें प्रत्यंत या सीमांत क्षेत्रों पर विजय का उल्लेख मिलता है। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे। ठीक है, उनके नाम आपके सामने आ चुके हैं। राजतंत्र में आपको बताया गया था कामरूप है, कर्तरीपुर है, डवाक है, असम है, डवाक है, और ये सारे क्षेत्र जो हैं ये सारे राजतंत्र थे। और अर्जुनायन है, प्रार्जुन है, सनकानिक है, काक है, खरपरिक है, योद्धे है, ये सारे के सारे जो थे ये गणतंत्र थे। तो इन क्षेत्रों पर जो विजय, ये अलग अलग जगह पर हैं, आपको बताएं, ये उत्तर में भी हैं, ये दक्षिण में भी हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। ठीक है, इनके खिलाफ कौन सी नीति अपनाई जाए कि ये कंट्रोल में रहे, तो इनके खिलाफ 3 पॉलिसीज़ अपनाई गई। इनके खिलाफ मैं यही लिख रहा हूँ, 3 पॉलिसीज़ अपनाई गई। और वो 3 पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, आज्ञाकरण, सर्वकरदान और प्रणाम आगमन। क्या मतलब है इसका, अर्थात ये जो सीमांत राज्य हैं या प्रत्यंत राज्य हैं ये क्या करेंगे, सारे टैक्स देंगे। सर्वकरदान मतलब सारे टैक्स देंगे, आज्ञाकरण मतलब आज्ञा मानेंगे, और प्रणाम आगमन मतलब आगमन करेंगे प्रणाम करने के लिए, अर्थात दरबार में इनकी उपस्थिति होगी, समय समय पर अपनी उपस्थिति देंगे ताकि ये विद्रोही ना बन जाए। ठीक है, तो प्रणाम आगमन यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो 3 पॉलिसीज़ यहाँ पर अपनाई गई, किसके खिलाफ, प्रत्यंत या सीमांत राज्यों के खिलाफ। और लास्ट आपको बताया गया था कि अंतिम विजय कौन सी है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको फिर से ये याद कराने की कोशिश चल रही है। लास्ट 23वीं और 24वीं पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की
23वीं और 24वीं पंक्ति के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है विदेशी राज्यों का नाम और विदेशी राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई गई। आपको बताया था देवपुत्र शाहानुशाही अर्थात कुषाण, शक, बुरुंड, सिंगल द्वीप, इन सब के खिलाफ भी इन्होंने सफलताएं अर्जित की हैं और सफलताओं के बाद इनके खिलाफ जो नीतियां अपनाई हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी नीतियां हैं, मैं यहीं लिख रहा हूँ इनको। एक तो आत्मनिवेदन, दूसरा कन्योपायन और तीसरा गरुत्मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना। तीन नीतियां। शब्दों के फेर में थोड़ा सा हम उलझ जाते, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से ग्रेस्पिंग हो जाएगा। देखिए कुषाण कहाँ पर थे? यहाँ पेशावर के क्षेत्र में, ये कुषाण थे यहाँ पर। शक कहाँ थे? गुजरात के क्षेत्र में। ये सारा क्षेत्र जो है ये किसका था? ये शकों का क्षेत्र था। सिंगल कहाँ पर? हमने आपको बता ही दिया कि श्रीलंका है ये श्रीलंका का क्षेत्र था, ठीक है। और मुरुंड, ये 4 विदेशी जातियों का हम नाम लेते हैं। अब देखिए अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है और विदेशी आक्रमण में ये विदेशी शक्तियाँ अगर इनको सपोर्ट कर दे, अर्थात समुद्रगुप्त के खिलाफ यदि कुषाण और शक जैसे शासक यहाँ पर समुद्रगुप्त के खिलाफ चले जाएं और विदेशी आक्रमण को सपोर्ट कर दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समुद्रगुप्त के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदेशी आक्रमण के साथ इन विदेशियों को भी झेलना पड़ेगा। इन पर विशेष नियंत्रण बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए आत्मनिवेदन का मतलब क्या है कि दरबार में एक निश्चित समय बाद उपस्थिति की परंपरा इनके साथ जोड़ी जाए। पहले इनको हरा दिया गया, हराने के बाद आत्मनिवेदन की पद्धति डाली गई इनके लिए, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा? 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कहीं ना कहीं आपको आकर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहाँ पर? दरबार में। इसलिए क्योंकि आप विद्रोही ना बन जाएं, छल कपट ना कर लें, किसी विद्रोह का हिस्सा ना बन जाए। आपको डर बना रहेगा, यदि आप दरबार में आ रहे हैं तो आपको शक रहेगा कि कहीं ये बात लीक हो जाएगी तो हमें दंडित भी किया जा सकता है। तो आत्मनिवेदन करवाना पड़ेगा इनसे। कन्योपायन का मतलब वैवाहिक संबंधों की बाध्यता रखनी पड़ेगी, अर्थात समुद्रगुप्त इनको बाध्य करेंगे वैवाहिक संबंधों के लिए, ठीक है। ये क्या कहेगा? कन्या उपायन, अर्थात कन्या प्रदान करना जो है वो यहाँ पर मकसद होगा कि आप कन्या प्रदान करें, शासक या शासक के राजवंश से आप वैवाहिक संबंध रखें, ठीक है। और तीसरी जो नीति है वो ये कि इनको अपने विषय और भुक्ति की शासन याचना करनी पड़ेगी। विषय माने जिला, भुक्ति माने राज्य। अपने राज्य और जिले की शासन की याचना करनी पड़ेगी, तब आपको आपका शासन लौटा दिया जाएगा। अर्थात यहाँ भी शासन लौटाने का जिक्र है। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों को लौटाया गया वैसे ही विदेशी शक्तियों को भी लौटा दिया गया, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ आपको उसकी याचना करनी पड़ रही है, मांगना पड़ रहा है अपना शासन। तो ये 3 नीतियाँ किसके खिलाफ हैं? विदेशी राज्यों के खिलाफ। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं। देखिए अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई, अकबर ने जो राजपूतों के खिलाफ नीति अपनाई, देख लीजिए आप। राजपूत कहाँ थे? यहाँ थे राजपूत, ठीक है। और इन राजपूतों के खिलाफ जो नीति अपनाई किसने? अकबर ने। उसकी प्रेरणा भी कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त से ली गई। अब देख लीजिए ये सेम चीज़, सेम पॉलिसीज अकबर ने राजपूतों के खिलाफ अपनाई है। और आपको बता दें इंटरेस्टिंगली, राजपूतों को भी कुछ इतिहासकार विदेशी मानते हैं। तो इसका मतलब अकबर ने उन विदेशियों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई है? यही नीति अपनाई कि आपको दरबार में उपस्थिति देनी पड़ेगी, आपको वैवाहिक संबंध रखने पड़ेंगे। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी किससे सीखते हैं? अलाउद्दीन खिलजी सीखते हैं किससे? समुद्रगुप्त से। और यहाँ पर अकबर भी सीखते हैं किससे? समुद्रगुप्त से। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त कितना
टैलेंटेड पर्सन है, कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन सी नीति किसके खिलाफ, क्या नीति का मूल ध्येय क्या था, तो वो सारा डिस्कशन हमारा लगभग यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।